Hello students, today we are discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, चलिए फर्स्ट है हमारा प्रस्तावना। ओके, सो हम सभी जानते हैं कि दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण अधिक ऊष्मा जो है वो प्राप्त होती है, यद्यपि रात में यह ठंडा हो जाता है क्योंकि उस समय जो सूर्य का प्रकाश नहीं रहता। ओके, इसका अर्थ यह है कि सूर्य ऊष्मा का एक विशाल स्रोत है। पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य का प्रकाश आता है वहाँ प्रकाश अथवा ऊष्मा होती है, मतलब दोनों चीजें होती हैं, लाइट भी होती है और एनर्जी भी होती है। जबकि रात में पृथ्वी के एक भाग द्वारा सूर्य का प्रकाश आने से रोक देता है, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के आधे भाग में नहीं पहुंच पाता। जल को उबालकर हम चाय बनाते हैं तो जल के जो गर्म होने से पूर्व जो धातु का बर्तन है वो गर्म हो जाता है। जल बर्तन से ताप प्राप्त कर गर्म होकर उबलने लगता है। क्लियर? हम लोग लकड़ी के बर्तन में जो है जल नहीं उबाल सकते। क्यों? क्योंकि बर्तन की जो निचली सतह है उसका जो जल है वो सर्वप्रथम गर्म होकर ऊपर उठता है तथा ऊपर का जो ठंडा जल है वो नीचे आकर गर्म होता है। तो इस प्रकार जो है जो बर्तन का जल गर्म होना प्रारंभ करता है क्योंकि जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होकर बाद में उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। ओके, नेक्स्ट है ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, तो जो आपका ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर यथार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु, मतलब गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर होता है। यदि आप चूल्हे की लौ पर लोहे की एक कढ़ाई रखेंगे और इसके हैंडल को पकड़ेंगे तो इस तथ्य का जो अनुभव है वो स्वयं कर सकते हैं। लौ के संपर्क वाले जो भाग की तीव्र उच्च ऊष्मीय ऊर्जा है वो हैंडल की ओर आती है और हैंडल से होते हुए हमारे हाथों में प्रवेश करती है। ठीक है, गर्म जल से भरे गिलास में जो बर्फ का टुकड़ा है वो डालने पर वह पिघलने लगता है क्योंकि जो गर्म जल की ऊष्मा है वो बर्फ में स्थानांतरित होने लगती है। पहले कुछ वैज्ञानिकों ने पाया था कि जल ठंडा होने लगता है क्योंकि बर्फ उसे ठंडा कर देती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बर्फ पिघलने के साथ ही क्योंकि ऊष्मा की काफी मात्रा वातावरण में भी क्या होती है, क्षय हो रही है, इसलिए जल का जो ताप है वो गिर जाता है और वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा का यह परिचालन ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण तीन प्रकार से होता है: चालन, संवहन एवं आपका विकिरण। ठीक है, सबसे पहले हमारा चालन। तो चालन की क्रिया में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है किसी वस्तु के माध्यम से होता है अथवा एक वस्तु से दूसरी वस्तु और दूसरी से तीसरी, इस क्रम में संपर्क में आने वाली जो वस्तुओं हैं उसके माध्यम से होता है। क्लियर? व्याख्यातः जो गर्म अथवा तीव्र गति से चलने वाले अणु हैं वो ठंडे और धीमे सुस्त पड़े अणुओं से टकराते हैं। जैसे ही अणुओं की टक्कर होती है, जो गर्म अणु है कि कुछ जो ऊष्मा है वो ऊर्जा ठंडे अणु में स्थानांतरित हो जाती है और ठंडा जो अथवा धीमी गति वाला अणु है वो तेजी से सक्रिय हो जाता है। फिर वह किसी ठंडे और सुस्त अणु से टकराकर अपनी कुछ ऊर्जा उसे दे देता है। यह प्रक्रिया पूरे पदार्थ में अथवा संपर्क में आने वाले पदार्थों में होती रहती है और ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है, ये चलता रहता है। चालन विधि से ठोस, द्रव और गैस सभी में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है क्योंकि ये सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर ही बने हैं। चालन मुख्य रूप से धातुओं में होता है। धातुओं में अणु काफी नजदीक होते हैं और आपस में शीघ्रता से संपर्क में आते हैं। ओके, तो जो आपके द्रव हैं, द्रवों में जो अणु हैं वो दूर दूर होते हैं, इसमें चालन कम होता है। गैसों में अणु काफी दूर दूर होते हैं और इनमें जो चालन है वो अधिक क्षीण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऊष्मा चालन शर्तें। अब इनकी शर्तें क्या हैं? तो एक वस्तु से दूसरे में अथवा एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा के जो चालन की शर्तें निम्न है: दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में होनी चाहिए। क्लियर? वस्तुएं अलग अलग ताप पर होनी चाहिए अर्थात उनके जो बीच है वो तापांतर होना चाहिए क्योंकि ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडे वस्तु की ओर ही प्रवाहित करती है। क्लियर? इन स्थितियों से स्पष्ट है कि जो आपका तापांतर की स्थिति में जो ऊष्मा का चालन होता है, जब दो वस्तुएं समान ताप पर आ जाती हैं तो चालन रुक जाता है। दो वस्तुओं के एक ही ताप पर आ जाने को तापीय साम्य आप कहते हैं। क्लियर? विभिन्न पदार्थों में ऊष्मीय चालन की अब आपको तुलना करनी है तो कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों की अपेक्षा कुशलता और तीव्रता से ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा तेजी से ऊष्मा चालन करता है। ठीक है, और इस प्रयोग द्वारा आप समझिए, ये एक लोहे की छड़ी ली है, ठीक है, उसके एक एंड से उसे गर्म करा है तो देखेंगे कि उसका धीरे धीरे पीछे तक का एंड गर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब
जिस एंड को आपने जलाया है वो उससे कॉर्नर वाला सबसे पहले गर्म हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है ऊष्मा के चालक। ठीक है, तो हम एक सिरे से जलते हुए कागज का दूसरा सिरा आसानी से पकड़े रह सकते हैं, जबकि कागज के जलने वाले सिरे का तापमान काफी अधिक होता है और फिर भी चालन के द्वारा ऊष्मा जो है वो हमारे हाथ में नहीं पहुंचती। इसके विपरीत यदि हम लोहे की एक छड़ का एक सिरा आग में डालकर दूसरे सिरे पकड़ते हैं तो हमारी जो उंगलियां हैं वो जलने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहा है एक गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो ऊष्मा के कुचालक ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का चालन धीमी गति से अथवा नहीं होता ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, लकड़ी, चमड़ा, ओके, एस्बेस्टस, कागज, प्लास्टिक, ऊन, अधिकांश गैसें तथा द्रव ऊष्मा के कुचालक हैं। ऊष्मा के कुचालकों को ऊष्मरोधक भी कहते हैं और निम्नलिखित प्रौद्योगिकी कार्य यह दर्शाता है कि जल और कांच जो है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज आपका ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है अगेन। ओके, चलिए आगे है ऊष्मा के सुचालक। ओके, तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का जो चालन है आपका वो तेजी से निर्बाध होता है वह ऊष्मा के अच्छे आपके चालक या सुचालक कहते हैं। अधिकांश धातुएं सुचालक हैं जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, पारा, चांदी आदि। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मा के सुचालकों के उपयोग। तो रसोई घर में भोजन पकाने वाले जो जितने भी बर्तन हैं वो धातुओं के बने हैं। ठीक है, जो ऊष्मा के सुचालक हैं ये चूल्हे की लौ से ऊष्मा लेकर तेजी से अपने अंदर रखे सामानों को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे जो है हमारा भोजन पकने लगता है। क्लियर? नेक्स्ट है ऊष्मा के कुचालकों के प्रयोग। तो केतली बनाने में इसका हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि जो लकड़ी है वो ऊष्मा की कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टर है हीट का, वो हीट पास आउट नहीं करती है। इसी कारण जो चूल्हे पर रखी गर्म केतली है उसको हैंडल से पकड़कर हम आसानी से उतार देते हैं। लोहे की गर्म छड़ों को पकड़ने के लिए हैंडल के रूप में भी इसी लकड़ी, मतलब यही जो कारण है कि लकड़ी या फिर एनोबाइट हम लगाते हैं। ठीक है, सेकंड है ईंट और कीचड़ जैसे ऊष्मा के कुचालकों का प्रयोग हम अपने घरों और विभिन्न इमारतों को बनाने में करते हैं। इससे बाहर की अतिरिक्त ऊष्मा हमारे घरों के अंदर नहीं आती। घरों की छतों पर पड़ने वाले जो शेड हैं वो इसी कारण एस्बेस्टस शीट से बनाए जाते हैं। ओके, थर्ड है जाड़ों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और जो ऊन है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः यह हमारे शरीर की जो ऊष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देते। ओके, फोर्थ है चाय को आमतौर पर चीनी मिट्टी से बने बर्तनों में देते हैं, क्योंकि जो चीनी मिट्टी है वो ऊष्मा की कुचालक है और जो चाय की जो ऊष्मा है वो वातावरण में स्थानांतरित नहीं करती, जिससे जो चाय है वो अधिक देर तक गर्म रहती है। ओके, एंड द फिफ्थ है हमारा गर्मी के दिनों में बर्फ को बोरे में लपेटकर या बुरादे में रखते हैं, क्योंकि ये पदार्थ ऊष्मा के कुचालक हैं और जो बाहर की गर्मी है वो बर्फ तक नहीं पहुंचती और उसे पिघलने नहीं देती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है संवहन। ओके, तो संवहन क्या है? संवहन की विधि में जो ऊष्मा है उसका जो स्थानांतरण है वो संवहन धाराओं के रूप में होता है। यह वह विधि है जिसके द्वारा किसी तरल पदार्थ के कण स्वयं उस पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर चलकर ऊष्मा को उस पदार्थ के दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। ओके, व्याख्या: जब किसी द्रव अथवा गैस को गर्म किया जाता है सबसे पहले उसका एक हिस्सा और कुछ अणु गर्म होकर तेज गति करते हैं और दूर चले जाते हैं। इस कारण जो द्रव अथवा जो गैस है उसके हिस्से में घनत्व कम हो जाता है और आसपास के जो अणु हैं वो उस स्थान पर आ जाते हैं, जो गर्म होकर फिर ऊपर उठते हैं और दूर चले जाते हैं। ठीक है, पूरे द्रव अथवा गैस में जो गर्म करते रहने पर यह प्रक्रिया चलती है और एक धारा सी बन जाती है, जिसे संवहन धारा आप लोग कहते हैं। ठीक है, द्रव और गैसों में इस प्रकार की जो ऊष्मा स्थानांतरण को संवहन कहते हैं। जब गर्म चाय में ठंडे दूध को मिलाते हैं तो संवहन की क्रिया द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। गर्म चाय से ऊष्मा ठंडे दूध में पहुंचती है और इसके लिए गर्म चाय जो है वो गति करती है। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्रियाकलाप को ध्यान से आप पढ़िए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका विकिकरण।
ठीक है। तो विकिकरण क्या है? ऊष्मा का अवरक्त जो आपके किरणों के रूप में स्थानांतरण विकिकरण कहलाता है। जब रिक्त स्थानों से होकर ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो यह विकिकरण के माध्यम से ही होता है। ओके, विकिकरण में जो ऊष्मा है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक पहुंचती है, लेकिन जो माध्यम है वो गर्म नहीं करती है। ठीक है, यह सीधे गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक पहुंचती है। विकिकरण में कोई चालक, माध्यम अथवा संवहन धारा की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, यह निर्वात में भी ऊष्मा स्थानांतरण आपका करता है। क्लियर? प्रत्येक गर्म वस्तु विकिकरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करती है, चाहे वह ठोस हो या फिर द्रव हो या फिर गैस हो। ओके, विकिकरण में ऊष्मा आसपास के क्षेत्र में उसी प्रकार फैलती है जैसे मोमबत्ती या बल्ब रोशनी फैलाते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो ऊष्मा और रोशनी है वो विकिकरण के माध्यम से ही आती है। सूर्य प्रत्येक दिशा में ऊष्मा का विकिकरण करता है जो प्रत्येक ग्रह पर पहुंचती है। क्लियर? किसी वस्तु द्वारा विकिरित ऊष्मा ग्रहण करने की मात्रा ऊष्मा के स्रोत और वस्तु की दूरी पर निर्भर होती है। जो ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, वे सूर्य की बहुत कम ऊष्मा ग्रहण करते हैं। इसी कारण मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आदि ग्रह जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ठंडे होते हैं। बुध और शुक्र ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा अत्यधिक गर्म है क्योंकि ये ग्रह सूर्य के बहुत अधिक निकट हैं, बहुत पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गहरे काले पदार्थ चमकीले पदार्थों की अपेक्षा ऊष्मीय विकिकरण के अच्छे अवशोषण होते हैं। ओके, तो जो टीन के 2 डिब्बे लेकर एक डिब्बे को कालिख से पोतिए। आप प्रत्येक डिब्बे के समान मात्रा में जल भरिए। दोनों डिब्बों को दोपहर की तेज धूप में करीब 1 घंटे रख दीजिए। आप प्रत्येक डिब्बे के जल का तापमान नोट कीजिए। आप पाएंगे कि कालिख पोते हुए डिब्बे का जल अधिक गर्म होगा। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि गहरे काले रंग में चमकीले डिब्बे की अपेक्षा सूर्य की अधिक विकिरण ऊष्मा जो है वो अवशोषित होती है। मतलब जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को। ठीक है, आप कुछ जल को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए और समान मात्रा में दोनों डिब्बों में थोड़ा थोड़ा जल भरिए। आप डिब्बों को 10 मिनट के लिए छाया में रख दीजिए। तो 10 मिनट बाद दोनों डिब्बों में रखे जल का जो ताप है वो रिकॉर्ड कीजिए। तो काले डिब्बे में जो रखा जल है वो अपेक्षित अधिक ठंडा होगा। अतः आप समझ सकते हैं कि काली और गहरी जो आपकी रंगीन वस्तुएं हैं वो ऊष्मा को तेजी से अवशोषित करती हैं और तेजी से ही उसे मुक्त भी कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऊष्मा के विकिकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग देखिए। सबसे पहले है बादलों वाली रातें साफ। ओके, तो बिना बादलों वाली जो आपकी रातों से गर्म होती हैं, मतलब जब आसमान पर बादल घिरे होते हैं तो ऐसी रातें स्वच्छ आसमान वाली रातों से गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को पुनः पृथ्वी पर लौटा देता है। बादल नहीं होने पर यह क्रिया नहीं होती, जो ऊष्मा पृथ्वी से जाती है वह लौटकर नहीं आती। ठीक है, सेकंड है गर्मी में हल्के रंग के कपड़े और ठंड में गहरे रंग के कपड़े पहनना अच्छा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमें गर्मी के दिनों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए तथा जाड़ों में गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा करना इसलिए उपयुक्त होता है क्योंकि हल्के रंग के कपड़े कम ऊष्मा ग्रहण करते हैं और कम ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। अतः गर्मियों में बाहर की कम ऊष्मा जो है लेते हैं तथा जाड़ों में गहरे रंग के कपड़े जो अधिक ऊष्मा है उसको अवशोषित करते हैं। ठीक है, और हमें ठंड से बचाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका संवहन धाराओं के अनुप्रयोग। ओके, तो सबसे पहले हमारा है संवातन। जिस हवा को श्वसन के द्वारा बाहर छोड़ते हैं वह गर्म, हल्की और ऊपर की ओर गति करती है। कमरे में ऊपर की ओर बने संवातकों से यह हवा बाहर निकल जाती है और इस खाली स्थान को भरने के लिए ताजी ठंडी हवा कमरे में खिड़कियों और दरवाजों से अंदर आती रहती है। ठीक है, सेकंड है फैक्ट्रियों में चिमनियों का प्रयोग। तो गर्म भट्टी के आसपास की जो हवा है वो वायु से कम घनत्व की और हल्की होती है। यह गर्म हवा चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती है और इसके साथ धुएं और हानिकारक जो आपके महीन कण भी चिमनी खींच लेती है। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड तूफान। तो कभी कभी रेगिस्तानी इलाकों में जो भूमि है वो दिन में बहुत अधिक गर्म हो जाती है और ऐसे स्थलों की जो हवा है वो भी तीव्र गर्म होकर तेजी से फैलती है। इनका जो स्थान है वो भारी वायु के ठंडे अणु ले लेते हैं और हवा के अणुओं में यह अत्यधिक तापांतर तीव्र संवहन धाराएं उत्पन्न करता है जो आंधी तूफान
लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्थल और समुद्री समीर। तो मिट्टी और भूमि की विशिष्ट ऊष्मा जल से कम होती है, अतः दिन में जमीन भूमि जल की अपेक्षा तेजी से गर्म हो जाती है। अतः भूमि पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसका जो है स्थान समुद्र से उठने वाली ठंडी हवाएं ले लेती हैं और इस समुद्री समीर कहते हैं। रात में भूमि जो है वो समुद्री जल की अपेक्षा तेजी से ठंडी हो जाती है, अतः समुद्र के ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है और भूमि की ओर से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो उसका स्थान ले लेती हैं और इसे हम स्थल समीर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है समुद्री धाराएं। ओके, सो जो आपका अक्षीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें अविलंबवत पड़ती हैं, लेकिन ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। अतः अक्षीय प्रदेशों में जो जल है वो काफी गर्म और हल्का होता है, जबकि ध्रुवीय इलाकों में जल ठंडा और भारी रहता है। ठीक है, अतः गर्म अक्षीय प्रदेशों का जो जल है वो ठंडा ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बहता रहता है, जिसे गर्म जल की धाराएं कहते हैं। ठीक है, समुद्र तल के निचले भाग में ठंडे प्रदेशों का जल गर्म प्रदेशों की ओर बहता है, जिसे ठंडे जल की धाराएं आप कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हीटरों में गर्म करने वाली छड़ के पीछे पॉलिशदार सतह लगाई जाती है। तो हीटर में जो गर्म छड़ों या तंतुओं के पीछे पॉलिशदार चमकीली परावर्तक सतह लगाई जाती है, जिससे ऊष्मा उस प्रदेश में अवशोषित न होकर परिवर्तित हो जाए और हमें पर्याप्त ऊष्मा मिल सके। ठीक है, फोर्थ है सूर्य की रोशनी गर्म होती है जबकि चांदनी ठंडी। तो ऐसा क्यों है? तो आप जानते हैं कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, तो सूर्य की रोशनी विकिकृत होकर चंद्रमा पर पड़ती है, जो कि चंद्रमा की जो सतह है वो रूखी और ऊबड़ खाबड़ है, अतः यह सूर्य की ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। सूर्य की ऊष्मा का बहुत कम जो हिस्सा है वो चंद्रमा को जगमा जाता है, जिससे चांदनी जो है वो बहुत ठंडी होती है। क्लियर। जबकि सूर्य की रोशनी जो है वो सीधा हम तक आती है और वह गर्म होती है। क्लियर। नेक्स्ट है कार और वातानुकूलित मतलब एसी के रेडिएटर काले रंग से रंग दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे वह अधिक से अधिक ऊष्मा आपका विकिरित कर कार के इंजन को ठंडक प्रदान कर सके। ठीक है, ये आपका तीनों में डिफरेंस है, चालन, संवहन और विकिकरण में। ठीक है, चलिए आगे है थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस फ्लास्क क्या होता है? तो हम थर्मस का प्रयोग चाय कॉफी को देर तक गर्म रखने अथवा ठंडे जल को देर तक ठंडा रखने के लिए करते हैं। यह दोहरी दीवार वाला कांच का एक फ्लास्क होता है। इसके भीतर आपका धात्विक या प्लास्टिक का आवरण होता है जो कॉर्क के टुकड़ों पर टिका होता है। कांच की दो परतों के बीच में जो हवा है वो निकालकर वहां निर्वित कर देते हैं, इसलिए इस थर्मस को वैक्यूम फ्लास्क भी कहते हैं। ठीक है, फ्लास्क के कांच की बाहरी और भीतरी सतह बहुत चमकीली बनाई जाती हैं। ठीक है, फ्लास्क का मुंह एक वायुरोधी कॉर्क से बंद कर रखा जाता है। थर्मस 3 प्रकार के ऊष्मा स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो पहला है कांच की दो सतहों के बीच का जो आपका निर्वात है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें जो है माध्यम नहीं होता जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण चालन और संवहन द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड है चूंकि इसको बनाने में कांच का प्रयोग होता है जो ऊष्मा का कुचालक है, अतः यह जो चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की गति धीमी रखता है। ठीक है, वायुरोधी कॉर्क जो है वो ऊष्मा का कुचालक है और यह ऊष्मा का जो चालन है एवं संवहन द्वारा स्थानांतरण को रोकता है। क्लियर। और हमारा थर्ड है कांच की जो दीवारों को चमकीला बनाने से ऊष्मा परावर्तित होकर फ्लास्क में ही रहती है और विकिकरण द्वारा बाहर निकल पाती है। ठीक है, इस प्रकार जो ऊष्मा स्थानांतरण है वो अधिकांशतः नहीं हो पाता और थर्मस में रखी वस्तु देर तक ठंडी या फिर गर्म रहती है। क्लियर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु आप देख लीजिए। ऊष्मीय ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर गति करता है और इसे ऊष्मा का स्थानांतरण आप कहते हैं। क्लियर। ऊष्मा स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, चालन, संवहन और विकिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है चालन विधि में जो अणु है वो सीधे संपर्क में आने वाले अणुओं की आपको ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। ठीक, और लास्ट है संवहन विधि में धारा रूप से बहने वाले जो द्रव है या फिर गैस के अणु हैं वो ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। ठीक है,
तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।